आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। यानी कि इतिहास को जैसे 3 भागों में बाँटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो उसमें से जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इस बुक की बात करूँ कि ये बुक कौन-सी है जिसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये है खान सर की पॉकेट जीके नाम से एक बुक आती है जिसमें कि सारे सब्जेक्ट जीके के रहते हैं। तो उस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, ये लूसेंट की ही तरह है। आप लोग लूसेंट पढ़ें चाहे ये पढ़ें एक ही बात है। तो मैं खुद ये पढ़ती हूँ तो मैंने इसी को पढ़ाना ठीक समझा, इसीलिए मैं इसी को पढ़ा रही हूँ। प्राचीन भारत की अगर हम बात करें या फिर इतिहास की ही अगर हम बात करें तो इतिहास के जो जनक है, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? इतिहास के जो जनक है वो कहा जाता है हेरोडोटस को, और पुरातात्विक इतिहास का जो जनक है वो कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस को। यहाँ पर छोटा-छोटा मैंने लिखा था, पता नहीं साफ दिख रहा होगा नहीं। तो हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक और पुरातात्विक इतिहास का जो जनक है वो कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस को। अगर हम बात करें भारतीय पुरातत्व के जनक, तो भारतीय जो पुरातत्व है उसके जनक कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर जो कनिंघम है, इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक जो संग्रहालय है वो कोपेनहेगन में स्थित है जो कि डेनमार्क में है, और भारतीय जो पुरातात्विक संग्रहालय है वो भोपाल में स्थित है जो कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से है। अब हम बात करेंगे प्राचीन भारत की कि प्राचीन भारत के जो इतिहास के स्रोत हैं, जिसका टॉपिक है इस बुक का जो पहला टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इससे हम इतिहास की आज शुरुआत करने वाले हैं। इतिहास के स्रोत क्या होते हैं कि हम जैसे कि अभी वर्तमान में 2026 चल रहा है, तो हम इतना पुरानी चीज हमें कैसे पता है? कुछ ना कुछ तो चीजें मिली होंगी। तो वो जो चीजें मिली है उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो प्राचीन भारत के जो इतिहास के स्रोत हैं, जैसे कि यहाँ पर चार्ट बना है, 3 भागों में इनको बांटा गया है। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत और तीसरे होते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोतों में अगर हम बात करें तो ऐसे स्रोत जो कि खुदाई करके या फिर मतलब पत्थर इत्यादि जैसे कि अभिलेख, सिक्के, ये पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। फिर आते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में होते हैं कि कोई ऐसा स्रोत जो लिखित है, उसको साहित्यिक स्रोत कहेंगे। फिर आते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण यानी कि जो लोग जो है वो भारत के बाहर से भारत में उस समय आए थे और उसके बाद उन्होंने भारत के बारे में जो चीजें लिखी, उन चीजों को विदेशी यात्रियों का विवरण कहा जाता है या विदेशी यात्रियों का यात्रा वृतांत कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम जो इन तीनों में से पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं। तो अभिलेखों की अगर हम बात कर रहे हैं, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो अभिलेख हैं। ठीक है, अभिलेख जो है वो पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उल्लेखित थे। यानी कि पाषाण शिलाओं यानी कि जो पत्थर की शिलाएं रहती थी उन पर, जैसे कि हम अशोक के शिलालेखों की बात करते हैं। फिर आते हैं स्तंभ, यानी कि स्तंभ जो रहते थे उन पर, ताम्रपत्र यानी कि जो ताम्र जो रहते थे उसके पत्तों पर लिखे रहते थे उसको भी कहते हैं। दीवारों पर लिखे रहते थे, मुद्राओं पर लिखे रहते थे। इन चीजों पर जो मतलब खनन किए जाते थे, यानी कि खोद कर उनको लिखा जाता था। जैसे कि पत्थरों की अगर हम बात करें तो उस पर जो है खोद कर लिखा जाता था, तो उसको क्या कहते हैं? उसको अभिलेख कहते हैं। और अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको एपिग्राफी कहा जाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का जो अध्ययन है वो एपिग्राफी कहलाता है। सर्वाधिक प्राचीन जो अभिलेख है वो मध्य एशिया के 4000 ईसा पूर्व बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। सर्वाधिक जो प्राचीन कालीन के अभिलेख हैं वो मध्य एशिया से मिले हैं, बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। इनमें अगर हम बात करें तो इंद्र, मित्र, वरुण,
नाच से देवताओं के नाम मिलते हैं इन अभिलेखों में। जबकि भारत में जो सबसे प्राचीन, ये जो मध्य एशिया वाले, ये जो बोगज कोई अभिलेख मिले हैं, ये भारत के नहीं है, भारत से बाहर मिले, मध्य एशिया में मिले हैं। लेकिन अगर हम भारत के अभिलेखों की बात करते हैं कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से मिलते हैं, तो भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख मिलते हैं वो अशोक के मिलते हैं, जो कि लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। अब हम बात करने वाले हैं भारतीय पुरातत्व की। तो भारतीय जो पुरातत्व विभाग था, उसके जो जनक कहे जाते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के, तो वो कहे जाते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। तथा भारतवर्ष का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस जो है, उसका जो बेस नगर जो कि विदिशा में है, वहां का जो गरुड़ स्तंभ लेख है वो प्राप्त हुआ है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर से गरुड़ स्तंभ अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण है वो किससे मिलता है? तो वो मिलता है हेलियोडोरस का बेस नगर में जो गरुड़ स्तंभ लेख है उससे मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दुर्भिक्ष जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख 100 गोरा अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां से जो है वो वाराह भगवान पर हुनराज तोरमाण का लेख अंकित है। तो जो सती प्रथा का जो उल्लेख है, लिखित उल्लेख जो है, वो भी एरन अभिलेख से मिलता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर कई बार सवालों में पूछा जाता है कि सती प्रथा का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो कौन से अभिलेख से मिलता है? तो वो मिलता है एरन अभिलेख से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे हम बात करें रेशम बुनकर की जो श्रेणियां हैं, उसकी जो जानकारी मिलती है वो मंदसौर के अभिलेख से मिलती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहां से मिलती है? मंदसौर के अभिलेख से। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का जो है वो इतिहास लिखा था। मौर्य शासक जो अशोक का जो इतिहास लिखा गया था वो डॉक्टर भंडारकर के द्वारा जो लिखाया गया था वो इन अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया था, जो कि मिले थे, अशोक के जो अभिलेख मिले थे उसके आधार पर लिखा गया था। अब हम बात करेंगे प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से जो रचित अभिलेख है वो उसे प्रशस्ति कहा जाता है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख, यानी कि जो भारत में महत्वपूर्ण अभिलेख मिले हैं वो कौन कौन से हैं और इनकी विशेषता क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाथी गुम्फा का अभिलेख। ठीक है, इसमें जो है वो डेट का पता नहीं चलता है कि ये कब का है, इसमें डेट नहीं है, लेकिन ये जो अभिलेख है ये कलिंग राजा खारवेल का अभिलेख माना जाता है। हाथी गुम्फा का अभिलेख किसका है? कलिंग राजा खारवेल का। फिर हम बात करेंगे जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का जो अभिलेख है, जिसको कि गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, ये रुद्रदामन का अभिलेख है, जिससे कि सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। नासिक का जो अभिलेख है ये गौतमी पुत्र शतकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में है। इसमें जो है वो नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र जो शतकर्णी थे और सातवाहनों की जो उपलब्धियां थी उसके बारे में इसमें लिखा गया है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख की अगर हम बात करें तो ये समुद्रगुप्त का अभिलेख है, इनकी जो है वो दिग्विजयों की जानकारी इससे मिलती है, यानी कि इन्होंने जो विजय की, इन्होंने जो जीता, उसकी जानकारी हमें प्रयाग स्तंभ अभिलेख से मिलती है। समुद्रगुप्त का ये अभिलेख है। ऐहोल जो अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय का है। मंदसौर का जो अभिलेख है ये मालवा नरेश यशोवर्मन का है, जिससे कि हमने ऊपर पहले भी पढ़ा कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। ग्वालियर अभिलेख की अगर हम बात करें तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में बताता है। भीतरी एवं जूनागढ़ का जो अभिलेख है ये स्कंद गुप्त का अभिलेख है, जो कि हूणों पर विजय का विवरण देता है। देवपाड़ा का जो अभिलेख है ये बंगाल शासक विजय सिंह के बारे में बताता है। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख जो है वो हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। बालाघाट एवं कार्ले जो अभिलेख है वो सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। अयोध्या जो अभिलेख है वो शकों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। भरहुत जो अभिलेख है
वो शुंग नरेण शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित है। एरन जो अभिलेख है ये भानुगुप्त का अभिलेख है और इसमें पहले भी मैंने आपको बताया कि एरन अभिलेख वो अभिलेख है जिसमें पहली बार जो है वो सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनमें एक आते हैं अभिलेख और दूसरे आते हैं सिक्के। तो अभिलेखों के बारे में हमने जाना कि अभिलेख क्या होते हैं, और अभिलेख जो हमारे मिले हैं जो महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत सारे अभिलेख मिले हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण अभिलेख है उनके बारे में हमने बात की। इसी तरह से हम बात करने वाले हैं सिक्कों के बारे में। सिक्कों की अगर हम बात करें तो सिक्कों का जो अध्ययन है इसको क्या कहा जाता है, इसको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। पुराने सिक्के जैसे कि तांबा, चांदी, सोना आदि और सीसा इत्यादि धातु से बनते थे, जबकि जो प्राचीनतम सिक्के हैं उनको क्या कहा जाता था, वो उनको आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में जो है वो कारशापण कहा जाता है। सर्वप्रथम जो सिक्के हैं उन पर यवन शासकों के लेख लिखने का कार्य किया, मतलब सर्वप्रथम सिक्कों पर जो है यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया, यानी कि इससे पहले के जो सिक्के आते थे उन पर कुछ लिखा नहीं होता था, लेकिन यवन जो शासक जब आए तो उन्होंने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया। कनिष्क के सिक्कों से जो है वो उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। जो कनिष्क के सिक्के हैं उससे पता चलता है कि कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख जो स्रोत हैं वो सिक्के ही हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के जो सिक्के हैं वो बहुत कम होते थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के अरिक मेडू के पास से प्राप्त हुए, जो कि पुदुचेरी के पास है। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली जिसको कि नागा शैली कहा जाता है, और दक्षिण भारतीय मंदिरों की जो कला शैली जिसको कि द्रविड़ शैली कहा जाता है। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिसमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई थी, जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का उनमें ज्ञान मिलता है। बरहुत, बोध गया, सांची, अमरावती की जो मूर्ति कला है उसमें जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता की गुफा में उत्तीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की जो शाश्वतता है वो सर्वकालिक है, जिससे कि गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। यानी कि ये उस समय की जो मूर्ति कला है या फिर मंदिर कला है या फिर कहें वास्तुकला है, वास्तुकला कह रही हूँ सॉरी, उस समय की जो कला है वो जो है इन मंदिरों में, इन मूर्तियों में आपको दिख जाती है। तो आज हमने पढ़ा क्या, पुरातात्विक स्रोत जिसमें कि अभिलेख और सिक्कों के बारे में हमने बात की। कल हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। आज मैं बहुत हकला हकला के बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों, शायद मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ। आगे की वीडियो में कोशिश करूंगी कि सही से बोलूं, पता नहीं आज क्यों हकला हकला के इतना बोल रही हूँ। चलो आज एडजस्ट कर लेना आज की वीडियो, कल से मिलते हैं साहित्यिक स्रोत के साथ।